Assalamualaikum friends, this is Fahad and hope you guys are fine and healthy. First of all, I would like to thank those who like my previous video and subscribe my channel. Please let me know with your valuable feedback in the comment section below. तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप में से बहुत से लोग ना सिर्फ इस टॉपिक के साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कोरिलेट कर पाएंगे बट दे माइट गेट द रिफ्लेक्शन ऑफ देम इन दैट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो द टॉपिक इज़ वाई प्रोफेशनल टीम्स फेल्ड। हम में से वो तमाम हजरात जो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे किसी टीम को सुपरवाइज करते हैं या लीड करते हैं, या इन अदर वर्ड्स इफ़ वी हैव सबऑर्डिनेट्स और समवन इज़ रिपोर्टिंग टू अस। अब बहुत ही सादा अल्फाज में बात करें तो बॉसेस के लिए हमेशा से एक चैलेंज रहा है टू लर्न अबाउट देयर टीम्स दैट व्हाई दे आर नॉट परफॉर्मिंग अप टू द मार्क और व्हाई दे आर कंसिस्टेंटली फेलिंग। सो गाइस, let's start unfolding to the secret. So what is the reason behind the failure of a team? About 97% of the teams who get failed are due to their lead. Yes, it's you. That's what I say. No, I'm not joking. It's you. While leading a team, we always think or believe that the way we are leading the team is the best out of it. But हकीकत में ऐसा होता नहीं है. Actually, the truth lies in a subconsciousness. और उसको सबकॉन्शियसनेस से कॉन्शियसनेस में लाने के लिए यू हैव टू मीट द मैक्सिमम लेवल ऑफ मैस्लो हायरार्की विच इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. एज पर एक्सपर्ट्स देयर आर ओनली 4% इन द वर्ल्ड हु कैन अचीव दैट लेवल. तो भाई मैं और आप उन 4% में कैसे आएंगे? और अगर हम उन 4% में नहीं हैं तो हाउ डू आइडेंटिफाई दोज इंडिकेटर्स विच टेल अस that whether we are going right or wrong. What's the deal? ये कैसे पता चलेगा that we are leading the team in the right way or wrong, and what are those elements who are silently doing conspiracy to make a team failed? इसके लिए हर लाइन मैनेजर को, हर मैनेजर को, हर सुपरवाइजर को 4 इंडिकेटर्स पे फोकस करना होगा. कल्चर, empowerment, responsibility and flexibility. So ultimately in 4 factors में we are going to identify the do and the don'ts of a bad boss and a good boss. No subordinate is going to tell you that honestly. क्यों? क्योंकि नौकरी भाई सबको प्यारी है और जंगल में रह के शेर से बैर कौन ले. अब इस बात पे खुशी हुई है ना, बट अगर आपको वाकई इस बात पे खुशी महसूस हुई है then you are a very bad boss. I'm sorry but that's true. Let's discuss the 4 indicators. कल्चर में जो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है लीडर का करेक्टर. अ लीडर्स करेक्टर इज अ मिरर टू द टीम. आई हैव अ वेरी रिलेटेबल एग्जांपल टू दैट. देयर वाज अ बॉस who grilled her office boy upon the information provided by her subordinates. जब उनको सच का पता चला, she came to know that the information provided to her was misled by her team and caused a grill to an innocent office boy. You know उन्होंने क्या किया? She called upon that office boy in front of whole department and asked for forgiveness. That moment changed her team for the lifelong time, cause they get to know that their leaders have that capacity to own things in such way that shares a very strong character. मोमेंट के लिए देखा जाए तो being boss उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है. She could grill her team और उनसे ये कहा जा सकता है कि आप उनसे माफ़ी तलब करें. But she didn't do that. She set a very cool example. That incident set an example for the team and ascertain a set of values for the culture. हमेशा याद रखिएगा, कल्चर हमेशा टॉप टू बॉटम फ्लो करता है, कभी बॉटम टू टॉप फ्लो नहीं करता. तो डिफेंड दिस आर्गुमेंट विद एन एग्जांपल कि बच्चे हमेशा वो ऑप्ट करते हैं जो वो पेरेंट्स को करते हुए देखते हैं. दुनिया भर में चाहे वो किसी को भी फॉलो करते हों, बट उनके इनविजिबल रोल मॉडल्स हमेशा पेरेंट्स होते हैं. सेम गोज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल.
आप प्रोफेशनली चाहे किसी को भी आइडियल मानते हो, बट आपका इनविजिबल रोल मॉडल हमेशा आपका सीईओ होता है। विजिबल और इनविजिबल रोल मॉडल्स को मैं इस तरह एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि विजिबल रोल मॉडल्स वो होते हैं जिसके बारे में कोई तब तक नहीं जान सकता जब तक आप उनके बारे में बात नहीं करते हैं। बट इनविजिबल रोल मॉडल्स ऐसे रोल मॉडल्स होते हैं जिनको आप चाह के भी अपनी पर्सनैलिटी से डिटैच नहीं कर सकते, कॉज वो आपकी बातों में नहीं, आपकी हरकतों में नज़र आते हैं। लीडर कैरेक्टर के बाद कल्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है ओरिएंटेशन ऑफ दैट कल्चर, वेदर दैट कल्चर इज़ ओपन एंड क्लोज। यकीन माने, अगर आपका सबऑर्डिनेट आपके कैबिन में आने से घबराता है और आपके बुलाने पे परेशान होता है, ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अ गुड बॉस। जिन सुपरवाइजर्स और सबऑर्डिनेट्स के अंदर हमेशा सोशल डिस्टेंस नज़र आता है, वो लोग कभी भी क्रिएटिव टीम का पार्ट नहीं हो सकते हैं। दे कैन नेवर एक्सप्लोर द न्यू आइडियाज एंड एक्सचेंज देयर ब्रेन्स। ऑलवेज रिमेंबर दैट एवरी ब्रेन इज़ यूनिक। अल्लाह ताला ने हर दिमाग को यूनिक बनाया है, एंड समबडी कैन नॉट गेट द थिंकिंग पैटर्न्स ऑफ अदर्स ब्रेन, चाहे वो 100 साल का एक्सपीरियंस भी क्यों ना गेन कर ले। So the knowledge is enhanced by knowing the thinking patterns of other people. आपको दूसरे का दिमाग किसी भी सिचुएशन का एक ऐसा एस्पेक्ट दिखाता है जो आपका माइंड कभी नहीं सोच सकता। ओपन कल्चर आपकी टीम में छुपे ब्रिलियंट आइडियाज़ को आइडेंटिफाई करता है और हिडन टैलेंट्स को ढूंढता है, जिसको बवक्ते ज़रूरत आपकी टीम यूटिलाइज कर सकती है। On the other hand, open culture enables you to identify the weaknesses within your team and gives you opportunity to fill those gaps. Now you get to know the distance between you and your subordinates is costing you a lot. So the third most important thing in the culture is competency versus contra tendency. Yes, it's a self-derived word from myself. Contra means against, and tendency, you all know that. So CT is a very harmful thing for the health of teams. अरे भाई ये CT है, वो नहीं. It's basically you who is promoting the culture of backbiting within the team. Because whenever you give a positive response to a backbite, that becomes an encouragement for the doer. And ultimately, that becomes a norm of the team. Always value competency over CT. I mean, contra tendency. That tendency which is always merged towards the against or enmity of someone. Please do not do that. Always value competency. The next indicator is empowerment. Those teams tends to fail mostly who have zero empowerment in their teams. यानी कि आपको हर डिसीजन के लिए बॉस से पूछना है, बॉस से इजाज़त लेनी है या बॉस को बताना है। Such teams get paralyzed when their boss goes on leaves. यानी जब बॉस अवेलेबल नहीं है तो डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं हो सकता। So if you have guys like that, you need to create a decisional grids or matrix between your teams. So everybody can take decision as per his matrix or grids. के बावजूद भी अगर कोई आपको फ़ोन करके डिस्टर्ब कर रहा है या तंग कर रहा है या हर छोटी बात पे आपके पास पहुंच रहा है, तो आस्क हिम दैट व्हाई यू डोंट टेक डिसीजन एट योर ओन। बेसिकली इसका मकसद एम्प्लॉय को इनेबल करना है टू परफॉर्म इन एब्सेंस ऑफ बॉस, क्योंकि बॉस हमेशा तो अवेलेबल नहीं होगा, एंड इफ इन एब्सेंस ऑफ बॉस एम्प्लॉय गेट स्टक इन सम डिसीजनल सिचुएशन, देन व्हाट वुड ही डू? If he is not used to it, then he will probably use the delaying tactics ताकि बॉस की अवेलेबिलिटी तक वो सिचुएशन को स्ट्रेच कर ले। बट दिस में चेंज द डायनामिक्स ऑफ द सिचुएशन, क्योंकि बॉस की अवेलेबिलिटी तक या तो सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी होगी या तो बिल्कुल हाथ से निकल चुकी होगी। Another drawback to the least empowerment of the teams is that the other teams might not treat your team members in a respectable way. Cause आपको जब इस चीज़ का इल्म हो जाए कि ये चीज़ या तो इनके बॉस ने करनी है या तो फिर उनके बॉस ने, तो आप फिर ऐसे एम्प्लॉयज़ के साथ अपना वक्त क्यों ज़ाया करेंगे?
Empowerment is also part of succession planning, where you are developing your replacement, ताकि आपके जाने पर ऑर्गेनाइजेशन इस स्पेसिफिक स्किल सेट के लिए ऑर्गेनाइजेशन से बाहर ना देखे, बल्कि आप ही के जूनियर्स को प्रमोट करे. बट फॉर दैट योर जूनियर्स हैव टू नो द सेंसिटिविटी ऑफ योर जॉब. Next indicator, which indicates that whether you are guiding your team in the right way or wrong, is the responsibility. Responsibility is very near to empowerment, but both are not the same. Quote time. Success have 100 fathers, but defeat is an orphan. But you need to be the father of that orphan as well. When you took responsibility of your mistakes, you are certainly promoting a culture where accepting your mistakes have nothing wrong with it. Because ultimately who commit the mistake is learning something by the end of the day, rather than the one who didn't do any mistake today. मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग्स में और ख़ास तौर पे अपनी वाइफ से ये कहा करता हूँ, when you are agreed upon that you haven't done any mistake, then why would you think for the room of improvement? आप इम्प्रूव तभी करते हो जब आप अपने गैप्स को एक्सेप्ट करते हो. When you are not willing to accept your gaps, you are certainly not willing to enhance yourself. So developing a culture where people took responsibility of their mistakes is also a responsibility of lead. Yes, it's your job. You can't run away from this. The last indicator is flexibility, जो कि हमारे रीजन में बहुत लैग करती है. जैसे कि आप बॉस हैं तो आप पहले बैठेंगे, हर सोशल गैदरिंग में आपको प्रेफरेंस मिलेगी. बॉस इज ऑलवेज राइट. इफ बॉस इज ऑलवेज राइट, देन हाउ कैन अ सबऑर्डिनेट बी ऑलवेज रॉन्ग? And if that subordinate is always wrong, then the boss might be wrong one big time, long time before, when he gave his buying to HR to hire his employee. Flexibility is important. आपके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप सोशली अपने आप को एक्सेप्ट करवा सकें, तभी तो आप बॉस होंगे. बट सिर्फ अगर आपकी इज्जत बॉस होने की वजह से है तो बॉस, यू आर रियली रॉन्ग दिस टाइम. फ्लेक्सिबिलिटी आपको सिर्फ यहाँ नहीं चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी आपको आपके हर एक्शन में चाहिए. जैसे कि योर सबऑर्डिनेट्स कमिट अ मिस्टेक which is non-financial. Now here you can exempt that mistake by redesigning the process or procedure, या फिर आप उसको इग्नोर कर सकते हैं that there is no financial loss, but the process could be refined in the next time. But ऐसी जगह पे जब आप अपने एम्प्लॉय को ग्रिल करते हैं, देन फाइनेंशियल जगह पे ग्रिल करना तो लाजमी हो जाता है. So every time you grill your employee and never train him, never make him realize that your mistakes are acceptable. अरे भाई, जब हर गलती पे इतना बैंग करोगे तो फिर कोई अपनी गलती क्यों मानेगा? So अगर आप चाहते हैं कि आपकी एम्प्लॉयज़ अपनी गलतियों से लर्न करें, तो आप उनको ये एहसास दिलाएं कि गलती एक्सेप्ट करने के बाद आप फ्लेक्सिबिलिटी शो करेंगे. वेयर वी आर डीलिंग विद ह्यूमंस, फ्लेक्सिबिलिटी होनी भी चाहिए, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है. ओनली रोबोट्स कैन डू द रेपिटेशंस, बट ह्यूमंस always produce a different product. So all the manager guys out there, please reassess yourself and the culture which is not driven by anyone but you. If you unfortunately became a bad manager, you probably developing more bad managers beneath you. It doesn't matter how small your group is, how small your team is. Every layer of people's group carries a certain culture which is most probably developed by the leader. So guys, develop a culture in a progressive way. Develop a culture in a right way. Develop your culture in a learning way, and develop a culture where people flourish with you. Trust me, if you reassess yourself and adopt the required changes successfully, soon you will become the best team of your organization, and then
Success may have 100 fathers, but there's only one godfather, and that's the leader. Thanks for watching. If you like the video, please share it and subscribe the channel. And do let me know with your valuable feedback in the comment section. Till then, see ya.